होम पार्ट फर्स्ट EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 4। व्यावसायिक उपक्रमों के स्वभाव और पैमाने में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आज का व्यावसायिक प्रबंध इन परिवर्तनों के कारण बहुत ही जटिल हो गया है और आज प्रबंधकों को किसी समस्या के समाधान के लिए जितने भी विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से श्रेष्ठ विकल्प को उनको चुनना बहुत ही कठिन हो गया है। प्रबंधक के इस कार्य को सरल बनाने के लिए अनेक निर्णय विधियों का विकास किया गया है। ये जो निर्णय विधियां हैं उनको अध्ययन की दृष्टि से हमने दो विभागों में विभाजित किया है। पहला है अपरिमाणात्मक या गैर गणितात्मक विधियां और दूसरा है परिमाणात्मक या गणितात्मक विधियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपरिमाणात्मक या गैर गणितात्मक विधियां। अपरिमाणात्मक या गैर गणितात्मक विधियां तीन बताई हैं। उनसे पहले हम देखेंगे कि ये गैर गणितात्मक विधियां क्या होती हैं। ये जो विधियां हैं ये प्राचीन काल से चली आ रही हैं। उनका प्रयोग प्राचीन काल में से ही शुरू हो गया था। इन विधियों का प्रयोग आधुनिक प्रबंधक भी अनेक बार करते पाए गए हैं। ये निर्णय की प्राकृतिक विधियां कहलाती हैं और ये बहुत ही सरल हैं और इनका उपयोग हर प्रकार की समस्याओं के लिए किया जा सकता है। छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के में जहां एक और गणितात्मक विधियों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ता है, वहीं इन विधियों का प्रयोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अपरिमाणात्मक विधियों में संकेत, अंतर्बोध, अनुभव, विचार और परख जो है वो प्रमुख हैं। इनका हम संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो पहला है संकेत एवं अंतर्बोध। अनेक भारतीय प्रबंधकों को यह कहते हुए सुना है कि वो जो निर्णय लेते हैं वो संकेत और अंतर्बोध के आधार पर लेते हैं। उन्हें ये आभास हो जाता है कि आंतरिक भावना और उनका अंतर्बोध क्या कह रहा है, उसके आधार पर समस्याओं को संतोषजनक से हल करने की असाधारण योग्यता उनमें पाई जाती है। लेकिन गहनता से अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि प्रबंधक ने जिस अंतर्बोध के आधार पर निर्णय लिया है वो उसका पिछला अनुभव और ज्ञान है, जिसके आधार पर उसने अपने मस्तिष्क में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है और उसके आधार पर उसने निर्णय लिया है। ये जो विधि है ये अवैज्ञानिक है और इस विधि का प्रयोग एक अनोखे निर्णय के लिए नहीं किया जा सकता, जो पहली बार उत्पन्न हुआ है और जिसके लिए प्रबंधक का भूतकालीन अनुभव किसी भी प्रकार का उसके पास नहीं रहा है। अंतर्बोध निर्णय जो है वो एक सरल विधि है और इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो शीघ्र लिए जा सकते हैं। और दूसरी विधि है अनुभव। एक प्रबंधक अपने प्रबंध कार्य में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव करता है। जैसे जैसे प्रबंधक अधिक अनुभवी होता जाता है वैसे वैसे उसकी निर्णय की शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। और किसी भी व्यवसाय को देख लीजिए, उसमें अनेक समस्याएं बार बार उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधक अपने पिछले अनुभवों का प्रयोग करता है और भूतकालीन समान परिस्थितियों को याद करके वह ये देखता है कि उन परिस्थितियों में उसने क्या निर्णय लिए थे और कैसे निर्णय लिए थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा था। इस अनुभव के आधार पर वह वर्तमान में भी निर्णय लेता है। निर्णय की यह जो विधि है ये काफी सरल है और इसके अनुसार निर्णय भी शीघ्र लेना संभव हो जाता है। लेकिन ये विधि खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि भूतकालीन निर्णय जो होते हैं वो सफलताएं और असफलताएं भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, परिस्थितियां लगातार हमारी बदलती रहती हैं, इसलिए भूतकालीन निर्णयों को उसी रूप में पुनः नहीं दोहराया जा सकता है। और तीसरी है इसमें परख या अनुमान विधि। नैतिक जो दैनिक निर्णय होते हैं यानी दिन प्रतिदिन के निर्णयों के लिए अनुमान विधि जो है वो बहुत ही उपयोगी विधि है।
यह विधि भी भूतकालीन अनुभवों पर आधारित होती है और संस्था के महत्वपूर्ण और छोटे छोटे निर्णय इस विधि के अनुसार लिए जाते हैं। बड़े पूंजीगत विनियोग वाले निर्णयों के लिए यह विधि सही नहीं है। यह विधि सरल और कम लागत वाली है, लेकिन इसमें शीघ्र निर्णय भी संभव है, परंतु यह विधि अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानी जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग निर्णय में काफ़ी होने लगा है और ये विधियाँ विभिन्न तथ्यों और समंकों के विश्लेषण पर आधारित होती हैं। ये विधियाँ अधिक परिष्कृत होती हैं और कुछ परिमाणात्मक विधियाँ हमारे सामने हैं। जैसे पहली है क्रियात्मक अनुसंधान विधि। क्रियात्मक अनुसंधान विधि जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य कार्यवाहियों के नियोजन के लिए इसका प्रयोग किया गया और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले, जिसकी वजह से कुछ समय पश्चात इसका व्यावसायिक प्रबंध में भी उपयोग होने लगा। व्यावसायिक प्रबंध में ही इसका उपयोग नहीं, बल्कि देश विदेश, विकसित विकासशील राष्ट्रों में केवल व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए ही इसका प्रयोग नहीं किया जाने लगा, बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी क्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। क्रियात्मक विधियों का विभिन्न विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी है और इसका अर्थ भी समझाया है। कुछ विद्वानों ने इसे निर्णय लेने की एक वैज्ञानिक विधि माना है, तो कुछ विद्वानों ने इसे समस्त वैज्ञानिक विधियों का सार बताया है। सामान्य तौर पर क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य उस वैज्ञानिक विधि से होता है जिसके द्वारा किसी उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन और श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। ये जो विधियाँ होती हैं, ये गणितीय तथ्यों पर आधारित होती हैं और समस्या का समग्र रूप का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। श्रेष्ठ विकल्प की जानकारी इसमें दी जाती है। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान विधि है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है समस्या पर समग्र रूप से विचार। क्रियात्मक अनुसंधान विधि में किसी भी समस्या के केवल एक ही पहलू पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि सभी पहलुओं पर समग्र रूप से विचार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि रेडियो कंपनी के ग्राहक असंतुष्ट हैं माना, तो ऐसी स्थिति में इस समस्या के समग्र रूप को देखा जाता है। जैसे रेडियो में सर्किट ना होना, एरियल दूषित हो, सामग्री घटिया हो, किस्म नियंत्रण ना हो, विक्रय बाद उचित सेवा व्यवस्था ना हो, इन सभी घटकों पर एक साथ विचार किया जाता है और एक साथ विचार करके समस्या का समाधान खोजा जाता है। सेकंड विशेषता है अनेक विधियों का समस्या के समाधान के लिए प्रयोग। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी समस्या के समाधान के लिए किसी एकाकी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसमें विभिन्न परिस्थितियों में लागू की जा सकने वाली विभिन्न तकनीकों या विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेखीय कार्यक्रम तकनीक गणितीय सूत्रों पर आधारित है, मूल्य सिद्धांत में सांख्यिकीय के संभावित सिद्धांत का समावेश किया जाता है, उसी प्रकार से संदेश वाहन के क्षेत्र में सूचना सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक आंकड़ों एवं मॉडलों पर आधारित। थर्ड पॉइंट, क्रियात्मक अनुसंधान में विभिन्न विधियों का प्रयोग जो किया जाता है, लेकिन मुख्यतः मात्रात्मक आंकड़ों और गणितीय मॉडलों पर आधारित होते हैं। चौथा पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान अनुकूलतमीकरण का पर्याय। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य दी हुई परिस्थितियों में उपलब्ध साधनों का लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूलतम प्रयोग करना होता है, जिससे उनकी लागत न्यूनतम हो सके और लाभ अधिकतम हो सके। फिफ्थ पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान टीम भावना पर आधारित। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक टोली बनाई जाती है और इस टोली में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान एक साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गणितज्ञ हो, अर्थशास्त्री हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो या सांख्यिकीय विशेषज्ञ हो, सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और ये लोग विभिन्न दृष्टिकोणों के होने के बावजूद भी एक समस्या पर एक साथ विचार करते हैं और फिर किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। छठा पॉइंट है निर्णय में सहायक। क्रियात्मक अनुसंधान प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं निर्णय नहीं होता है।
नेक्स्ट है आपके क्रियात्मक अनुसंधान की विधि। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किसी भी समस्या के समाधान निकालने के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है, और इन विधियों का जो प्रयोग किया जाता है उसमें 8 कदम उठाए जाते हैं। जिन भी विधि का प्रयोग किया जाता है उसमें पहला है आपके आवश्यकता की पहचान। सबसे पहले निर्णयकर्ता द्वारा कोई भी कार्यवाही की जाती है या अच्छी कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव की जानी चाहिए उसके द्वारा। दूसरा पॉइंट है समस्या का प्रतिपादन। जब कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है, कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है, तब निर्णय प्रक्रिया में सबसे पहले उस समस्या का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद समस्या की आवश्यक विशेषताएं, उससे संबंधित चल, उससे संबंधित बाधाएं और उद्देश्य फलनों को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, मॉडल का निर्माण। समस्या की जानकारी करने के बाद समस्या को एक गतिशील मॉडल या प्रतिरूप में बदलने का कार्य किया जाता है। गणितीय मॉडल के रूप में समस्या को व्यक्त किया जाता है और विभिन्न चलों के मध्य पारस्परिक संबंध को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है समंक संग्रहण। जब एक गणितीय मॉडल का निर्माण कर लिया जाता है तब उससे संबंधित समंकों का संग्रह किया जाता है, और समंकों का संग्रह एक निश्चित इकाई के तौर पर किया जाता है। समंक पहले से भी उपलब्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल की सहायता से हल। मॉडल का निर्माण करने के बाद में उसकी सहायता से समस्या का हल निकाला जाता है। नेक्स्ट है मॉडल की सत्यता तथा संवेदनशीलता विश्लेषण। मॉडल की सत्यता और उससे निकाले गए हल की संवेदनशीलता की जांच की जाती है। विशेष मॉडल की सत्यता और हल की सत्यता को प्रदर्शित करने वाला ये काम होना चाहिए। नेक्स्ट है परिणामों तथा प्रभावों की व्याख्या। मॉडल से जो हल निकाल दिया जाता है उसके परिणाम और प्रभाव क्या होंगे तथा इससे संस्था के उद्देश्यों की अनुकूलतम पूर्ति हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, निर्णय लेना, लागू करना और नियंत्रण। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मॉडल के आधार पर हल निकालने और उनकी जांच करने के बाद में निर्णय का कार्य किया जाता है। प्रबंधक को ही निर्णय लेना होता है और इसमें वह क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो भी हल उसको प्राप्त होता है उसके अन्य गुणात्मक दृष्टिकोण से विचार करता है और उस विचार के आधार पर ही वो निर्णय लेता है। निर्णय लेने के बाद में उसे लागू किया जाना चाहिए और निर्णय को लागू करने के बाद में नियंत्रण के कार्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। उससे पहले हम देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण क्या क्या हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान में रेखीय कार्यक्रम, खेल सिद्धांत, संभाविता सिद्धांत, प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत, पर्ट, CPM, निर्णय वृक्ष, इन सबको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। जहां एक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधानों में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसकी वजह से इसके प्रयोग को वो सीमितता प्रदान करती हैं। पहला है जिन क्षेत्रों में तथ्यों को मात्राओं में ना बदला जा सके वहां क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग संभव नहीं। ये सही है कि जिन क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान के तथ्यों को मात्रात्मक आंकड़ों में नहीं बदला जा सकता, वहां पर इस क्रियात्मक अनुसंधान तकनीक को काम में नहीं लिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर जैसे कर्मचारियों का मनोबल, अनुशासन, नेतृत्व, इनको मात्रात्मक आंकड़ों में हम नहीं बदल सकते, तो ऐसी स्थिति में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग यहाँ पर संभव नहीं हो सकता। सेकंड है केवल गणितज्ञ या सांख्यिकी विद्वानों द्वारा समझना। क्रियात्मक अनुसंधान में उच्च स्तर के गणितज्ञ ज्ञान का होना जरूरी है, जबकि प्रबंधक के पास में उच्च स्तरीय गणितीय ज्ञान का अभाव पाया जाता है। इस वजह से प्रबंधक को इन विधियों को समझने में कठिनाई होती है। तीसरा है अत्यधिक व्ययशील। क्रियात्मक अनुसंधान विधि एक बहुत ही व्ययशील विधि है, बहुत ज़्यादा खर्चीली है, इसलिए छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ये मितव्ययी नहीं है। चौथा है जटिल समस्याओं का हल नहीं। जटिल समस्याएं यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा केवल सामान्य समस्याओं को ही हल किया जा सकता है, इसके द्वारा जटिल व्यावसायिक समस्याओं का हल संभव नहीं हो पाता है। मानवीय संबंधों से उत्पन्न समस्याएं इन्हें और अधिक जटिल बना देती हैं। पांचवा लास्ट पॉइंट है निर्णयों में अनिश्चितता
का संपूर्ण उन्मूलन संभव नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान निर्णय का एक अच्छा आधार मान सकते हैं हम, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा भी निर्णयों में रहने वाली अनिश्चितता को समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा अनिश्चितता के लिए पहले से ही कुछ प्रावधान किया जाता है।